नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि देश में घरेलू विमान सेवाओं को शुरू कर दिया गया है। कई मुसाफिरों के लिए ये राहत की खबर है, लेकिन कई मुसाफिरों को पहले ही दिन निराश भी होना पड़ा। जी हां, आधी रात को ही कई मुसाफिर दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे तो थे, लेकिन वहां उन्हें आखिरी वक्त में उड़ान कैंसिल होने की जानकारी मिली। घरेलू हवाई सफर के पहले ही दिन कई मुसाफिरों के रंग में भंग पड़ गया। कई फ्लाइट कैंसिल हो गई और दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और इंदौर की सुबह की फ्लाइट कैंसिल हुई। उधर मुंबई में भी ऐसा ही आलम था। गुवाहाटी की फ्लाइट कैंसिल होने की सूचना हुई तो यात्री मायूस हो उठे। अलग अलग शहरों के एयरपोर्ट पर यात्री परेशान हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर दिल्ली जाने के लिए पहुंचे एक यात्री ने कहा कि ऑनलाइन फ्लाइट अभी भी ऑन टाइम दिखा रहा है। ट्रैवल एजेंट भी कह रहा है कि फ्लाइट 11 बजे उड़ान भरेगी, लेकिन एयरपोर्ट पर बताया जा रहा है कि फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। जानकारी अगर हमें मिली होती तो हम एयरपोर्ट ही नहीं आते। दिल्ली एयरपोर्ट में 332 उड़ानें टेक ऑफ और लैंड करने वाली थी, जिनमें से 82 विमान कैंसिल हो चुके थे। दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे एक यात्री ने कहा कि उन्हें स्पाइस जेट की फ्लाइट से गुवाहाटी जाना था और उनके पास कंफर्मेशन का मैसेज भी आया, लेकिन जब वो एयरपोर्ट पहुंचे तो पता पड़ा कि फ्लाइट कैंसिल है। और ऐसा ही आलम मुंबई एयरपोर्ट पे भी देखने को मिला। आपको बता दें कि आज से फ्लाइट्स, घरेलू फ्लाइट्स शुरू हो चुकी हैं, लेकिन यहां पर एक बड़ा लापरवाह एक मामला दिखाई दिया, जहां दिल्ली और मुंबई में बिना पूर्व सूचना के कई फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। अब आप सोच सकते हैं कि एक तो कोरोना महामारी से पूरा देश जूझ रहा है और आखिरकार एक लंबे वक्त के बाद घरेलू फ्लाइट्स शुरू हुई हैं। सभी प्रकार की सावधानी बरतते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए। ऐसे में जिस यात्री को उस फ्लाइट से जाना था जो कैंसिल हुई है, वो अपने घर से सारा सामान लेके जब एयरपोर्ट पहुंचता है तो उसे पता पड़ता है कि फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। जबकि जहां से उन्होंने फ्लाइट अपनी बुक कराई, भले एजेंट के जरिए कराई या फिर किसी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए, वहां पर उसे बताया जा रहा है कि फ्लाइट्स ऑन टाइम है और आएगी। लेकिन जब एयरपोर्ट पहुंचते हैं, और जैसा कि आप सबको पता है कि एयरपोर्ट पर कम से कम शेड्यूल टाइम से 1 या 1.5 घंटे पहले पहुंचना होता है। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि उस यात्री की मनोदशा क्या होगी। अब ये लापरवाही किस स्तर पर हुई है, ये हालांकि जांच का विषय है, लेकिन उसके बाद भी कई फ्लाइट्स आज उड़ान भरेंगी और कई उड़ानें अभी जा चुकी हैं। खैर, इस पर बात करने के लिए उत्तर प्रदेश लखनऊ से हमारे संवाददाता शिवानी पांडे हमारे साथ जुड़ी हैं। शिवानी, जिस प्रकार से एक कोई यात्री है जो अपने घर से निकलता है पूरे 1.5 या 2 महीने के बाद में अपने गृह राज्य जाने के लिए, और जैसा कि पता ही है कि एयरपोर्ट पे कम से कम शेड्यूल टाइम से 1 या 1.5 घंटे पहले पहुंचना होता है, कहीं कहीं पर 2 घंटे पहले भी पहुंचना होता है। ऐसे में वो इस उम्मीद के साथ कि अब मैं सुरक्षित अपने गृह राज्य में पहुंच सकता हूं, अपने शहर पहुंच सकता हूं, जब वो 2 घंटे पहले या 1.5 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचता है, तब उसे पता पड़ता है कि उसकी फ्लाइट तो कैंसिल हो चुकी है, वो भी बिना किसी पूर्व सूचना के। किसकी लापरवाही मानी जाएगी शिवानी? जी बिल्कुल उमंग, आज करीब 1.5 महीने बाद फ्लाइट दोबारा से शुरू हुई हैं और तमाम जानकारियां लगातार उड्डयन मंत्रालय की ओर से भी दी जा रही थी कि फ्लाइट जो शुरुआत की गई है, करीब 1/3 फ्लाइट्स की आज शुरुआत की गई है। लेकिन जिस तरह से मिसमैनेजमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से जो पैसेंजर्स थे, एक तो आज ईद का भी मौका है और कई लोग अपने घर वापस लौटना चाहते हैं ईद के इस त्योहार के दिन, तो उनके चेहरे पर भी कहीं ना कहीं मायूसी देखने को मिली, क्योंकि जब वो तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अपने घर वापस लौटने की चाहत को लेते हुए, 1.5 महीने बाद अपने परिवार से मिलने की वो चाहत लेते हुए जब वो एयरपोर्ट पहुंचे तो उनको ये खबर मिलती है कि अब फ्लाइट्स आपकी कैंसिल हो गई, तो कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर भी मायूसी है। और यहाँ पर मिसमैनेजमेंट एक बड़ा देखने को मिला है। दिल्ली में भी 80 फ्लाइट्स रद्द की गई हैं। जब वहां पर पैसेंजर्स पहुंचते हैं तो उनको अचानक से बात मालूम होती है, तो यहाँ पर जो अव्यवस्था है, मिसमैनेजमेंट है, वो किसकी ओर से है, इस पर अधिकारियों को और सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि 1.5 महीने बाद कोई अपने घर परिवार वापस लौटना चाहता है। और अधिकारियों का यहाँ पर ये कहना है कि कई राज्यों में फ्लाइट्स को अनुमति नहीं दी जा रही है, इस वजह से दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसकी वजह से जो दिक्कतें पैसेंजर्स को हुई हैं, जो 1.5 महीने बाद अपने घर वापस लौटना चाहते हैं, उस पर अधिकारियों को सोच विचार करना चाहिए। जी बिल्कुल शिवानी, आपने सही कहा। और ऐसा लगता है कि बिना किसी पूर्व तैयारी के, या फिर हम कह सकते हैं सिर्फ कहीं कहीं पर गुड बुक्स में आने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने
जैसा कि आपने भी कहा, बिना पूर्व तैयारी के उन्होंने फ्लाइट्स शुरू होने की घोषणा कर दी, और जब पता पड़ा कि हम वहां से नहीं जा सकते हैं तो शायद किसी न किसी डर की वजह से, या हमारी एक तरीके से कह सकते हैं कि खिल्ली ना उड़ाई जाए, तो उन्होंने हो सकता है शायद इस वजह से पूर्व सूचना भी नहीं दी, क्योंकि इस समय पूरा देश ऑनलाइन एप्लीकेशंस पर ही निर्भर है। क्योंकि कोरोना के इस लॉकडाउन के चलते सभी लोग जो भी अपने अपने घरों में हैं या फिर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कर रहे हैं, लॉकडाउन की पालना कर रहे हैं, पूरी तरीके से कंप्यूटर या फिर मोबाइल पर निर्भर है, और जाहिर सी बात है ऑनलाइन सुविधाओं का इस समय बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है। तो ऐसे में इन अथॉरिटीज को भी ध्यान रखना चाहिए था ताकि लोगों को ऐसी असुविधा ना हो। खैर, मनीष श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं उत्तर प्रदेश लखनऊ से। मनीष, जिस प्रकार से इतनी बड़ी ये लापरवाही हुई है, सिर्फ अकेले दिल्ली एयरपोर्ट से 80 से 82 फ्लाइट्स रद्द हुई हैं, और ऐसा ही कुछ मामला मुंबई एयरपोर्ट पर भी देखने को मिला। क्या लगता है आपको कि जैसा कि अभी शिवानी ने भी कहा कि बिना पूर्व तैयारी के फ्लाइट्स को इतनी जल्दी शुरू करने की आखिरकार क्या पड़ी थी एयरपोर्ट अथॉरिटीज को? देखिए उमंग, नौकरशाही फैसले तो ले लेती है, लेकिन फजीहत सिर्फ सरकार की होती है। सरकार को ये सोचना चाहिए कि कोरोना वायरस सबसे पहले विदेशों से ही फ्लाइट के जरिए ही भारत में आया था जी। अब जब घरेलू फ्लाइट शुरू हुई है तो आपको सबसे पहले मैं एक मार्मिक उदाहरण सुनाऊंगा कि दिल्ली से 5 साल का एक बच्चा विहान शर्मा अकेले बंगलुरु अपनी मां से मिलने के लिए आया। 3 महीने से वो फंसा हुआ था अपने दादा दादी के पास लॉकडाउन में। तो अब आप ये देखिए कि लोग कितना उतावले थे कि किस प्रकार से फ्लाइट शुरू हो और हम जो है अपने परिजनों के पास जाए। एक अकेला बच्चा जो है 3 महीने बाद आता है, लेकिन जिस प्रकार से जो व्यवस्था की एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अलग अलग एयरपोर्ट्स पे, चाहे वो मुंबई हो चाहे दिल्ली हो, आधी रात से लोग इंतजार कर रहे थे और ना तो उनके पास किसी प्रकार का SMS आया, ना फोन कहीं रिसीव हुआ, ऑनलाइन भी फ्लाइट कैंसिल नहीं दिखा रहा था। बस एयरपोर्ट पहुंचे, स्टाफ ने बोला कि आपकी फ्लाइट कैंसिल है। तो इस प्रकार का जो रवैया था लोगों का, सिर्फ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ही 80 से अधिक फ्लाइट्स रद्द हो गई। कई उड़ानें ऐसी भी थी उमंग जो 10 से 12 घंटे लेट है, मतलब सुबह की फ्लाइट है आपकी, आप आधी रात से बैठे हैं और फ्लाइट आपको पता चल रहा है कि शाम को शेड्यूल की गई है। तो निश्चित तौर पर यह बड़ी लापरवाही है। और इसमें एक सबसे बड़ा जो पेच है कि अगर आपने क्वारंटीन के लिए एडवाइजरी जारी की है, खतरा सिर्फ एक है, कोरोना वायरस का, और इस एडवाइजरी में बस अलग आती है, ट्रेन अलग आती है, एयरपोर्ट अलग आती है, मतलब अलग अलग राज्य क्वारंटीन पीरियड के लिए अलग अलग दिन निर्धारित कर रहे हैं। कोई 7 दिन निर्धारित कर रहा है, कोई 14 दिन निर्धारित कर रहा है। तो ये क्या व्यवस्था पूरे देश में, को मतलब अभी भी क्या आप इतनी मौतों के बाद, 1 लाख मामले होने के बाद भी अगर गंभीर नहीं है इस प्रकार से, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये एक शर्मनाक बात है। पूरे देश में अलग अलग एयरपोर्ट्स पे यात्री हंगामा कर रहे हैं। ईद का त्योहार था, ईद की मिठास के बीच लोग अपने परिजनों के पास जाना चाहते थे। सरकार ने एक अच्छी पहल की थी कि घरेलू उड़ानों को इजाजत दी। लखनऊ में भी यही नजारा सुबह दिखाई दिया। लखनऊ में तकरीबन 11 ऐसी उड़ानें थी जो जानी थी और 11 ही उड़ानें आनी भी थी। सुबह तकरीबन 5:45 के आसपास लखनऊ से अहमदाबाद के लिए पहली फ्लाइट रवाना हुई। हालांकि जो स्टाफ था वो PPE के तो तमाम जरूरी इंतजाम किए था, यात्री भी फेस शील्ड और मास्क वगैरह लगाए थे, लेकिन बद इंतजामी लखनऊ एयरपोर्ट पर भी कहीं ना कहीं दिखी और यह नजारा पूरे देश में आम था। तो ऐसे में एयरपोर्ट अथॉरिटी का जो प्रशासन है वो निश्चित तौर पर कटघरे में है। बिल्कुल मनीष, आपने सही कहा, एयरपोर्ट अथॉरिटीज का जो प्रशासन है, और जैसा कि नौकरशाही के बारे में आपने बात की, उन्हें सिर्फ और सिर्फ मंत्रियों, नेताओं, सरकारों की गुड बुक्स में आना होता है, इसीलिए बिना किसी पूर्व तैयारी के वो कोई भी फैसले ले लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, उनके इन फैसलों का असर सीधे सीधे किसी भी सरकार पर पड़ता है। सरकार की जो बेइज्जती सी होती है उसको हम समझ सकते हैं। जिस प्रकार से केंद्र सरकार के भी इस कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन, चौथा लॉकडाउन इस समय चल रहा है, 8वां दिन है, कई जगह बेइज्जती सरकार को भी उठानी पड़ी है। लेकिन ये जो नौकरशाह हैं, जो प्रशासन है, प्रशासनिक अमला है, वो इस पर शायद ध्यान नहीं देना चाहता। शिवानी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। शिवानी, जिस प्रकार से आपने भी कहा कि कई राज्यों के अलग अलग नियम थे, इस वजह से फ्लाइट्स को रद्द करना पड़ा, तो सवाल यह है, क्या एयरपोर्ट अथॉरिटीज को इतना नहीं पता था, या उन्हें क्या लगता है आपको कि पहले उन तमाम राज्यों के फ्लाइट अथॉरिटीज से बात कर लेनी चाहिए थी? और जैसा कि अभी मनीष ने भी कहा कि कई जगहों के क्वारंटाइन के नियम भी अलग अलग हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये सारी चीजें पहले से पता करनी चाहिए थी, उसके बाद कोई डेट डिक्लेयर करनी चाहिए थी?
वो जिम्मेदार ठहराई जाएंगी कहीं ना कहीं, क्योंकि पहले से ही अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं तो उसकी प्री प्लानिंग पहले से ही हो जानी चाहिए। तो इस तरह का मिसमैनेजमेंट जो अचानक से देखने को मिला, जिसकी वजह से जो तमाम पैसेंजर्स कितने दिनों से तैयारी करके बैठे हुए थे, बुकिंग्स उन्होंने करवा ली थी, और फिर अचानक जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि अब आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई। तो बहुत बड़ा मिसमैनेजमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये मालूम चल रहा है कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज हैं उन्हीं में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है कहीं ना कहीं। तो कोऑर्डिनेशन की बहुत बड़ी यहाँ पर कमी देखने को मिली। तमाम जगहों से दिल्ली में भी 80 फ्लाइट कैंसिल की गई, बेंगलुरु में भी 9 उड़ानें कैंसिल की गई हैं। तो तमाम राज्यों से जो ऐसी खबरें आ रही हैं जहां पर फ्लाइट्स कैंसिल की गई हैं, तो मिसमैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा कमी देखने को मिल रही है यहाँ पर, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कहीं ना कहीं जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज हैं उन राज्यों से उनको संपर्क करना चाहिए। और अचानक से जब वो कहते हैं कि कई राज्य इस समय फ्लाइट्स को अनुमति नहीं दे रहे हैं, तो पहले कहाँ ये सवाल पहले क्यों नहीं उठाया गया था कि आप अनुमति देंगे या फिर नहीं? अचानक से जब आप पैसेंजर को बताएंगे तो बात सही है कि पैसेंजर को अब दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, और सरकार को पैसेंजर्स की जो नाराजगी है अब वो भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर आज के दिन मायूसी छा गई है। बिल्कुल शिवानी, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई अपने गृह राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में भले किसी भी वजह से है, भले जॉब को लेकर है या बिजनेस को लेकर है, वो अगर कहीं किराए पे भी अगर रह रहा होगा तो उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए कितनी बड़ी परेशानी का जो ये सबब बना है ये फ्लाइट कैंसिल होना। क्योंकि एक तो जो उसके आसपास के लोग होंगे वो जब इतने दिनों से वो लॉकडाउन का पालन कर रहा होगा वो व्यक्ति, और अब क्योंकि वो अपने गृह राज्य जाना चाहता है, उसकी फ्लाइट्स की टिकट हो गई है, कंफर्म हो गई है, हर तरीके से उसने 2-2 बार उसने इस चीज को पुख्ता करा होगा, तब वो अपने घर से लॉकडाउन को छोड़कर वो बाहर निकला होगा। और अब जब उसे पता पड़ रहा है कि फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है, तब उसके लिए हम सोच सकते हैं कितना बड़ा परेशानी का मामला होगा। शिवानी जी बिल्कुल उमंग, आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि आज ईद का भी त्योहार है और कई परिवार ऐसे होंगे, कई लोग ऐसे होंगे जो ईद मनाने के लिए ही अपने परिवारों से मिलने के लिए उन्होंने फ्लाइट की बुकिंग कराई होगी, लेकिन आज के दिन ही उनको इस तरीके की इन्फॉर्मेशन मिलती है एयरपोर्ट पर जाने के बाद। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मिसमैनेजमेंट यहाँ पर देखने को मिला है। और जैसा कि मनीष ने भी कहा था कि ये फैसले कुछ अचानक लिए जाते हैं, जैसा कि इससे पहले भी उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 मरीजों को फोन का इस्तेमाल करने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में जब उनकी किरकिरी हुई तो उन्होंने फैसला वापस ले लिया। तो अभी भी यही हुआ है कि आखिर इतने दिनों से बात हो रही थी कि फ्लाइट चलाई जाएंगी 25 मई से, तो अचानक से सुबह सुबह ये इंफॉर्मेशन आना कि फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं, कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी यहाँ पर साफ देखने को मिल रही है। तो इसके पीछे की वजह क्या है उस पर चर्चा होनी चाहिए और अधिकारियों को उस पर स्पेशल फोकस करना चाहिए, क्योंकि पैसेंजर्स तैयार थे, एडवाइजरी जारी कर दी गई थी, वो एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, टिकट्स उनके बुक हो चुके थे, और अचानक उनको जब ये पता चलता है कि आपकी फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है तो उनके चेहरे पर भी वो मायूसी, अपने परिवार से वो आज के दिन भी नहीं मिल पाएंगे जो लोग ईद की वजह से जाना चाहें या कोई भी वजह से जाना चाहें इधर से उधर, तो उनको कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। तो अधिकारियों को इस मुद्दे पर खास ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि यात्रियों को जो परेशानी हुई है, और अभी तक इस बारे में भी नहीं बताया गया है कि जो फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं उनकी अगली डेट क्या होगी, और जिन लोगों ने अपने पैसे लगा दिए हैं अपने घर जाने के लिए, अपने सगे संबंधियों से मिलने के लिए, वो पैसे का क्या होगा, वो रिटर्न होंगे या अगली फ्लाइट की डेट्स जब भी बताई जाएंगी वहां पर ये काम आएंगे। फिलहाल आप दोनों ही हमारे साथ में जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पूरे देश में इस समय कोरोना वायरस के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं, तो वहीं बीते कुछ दिनों में लगातार इन मामलों के रिकॉर्ड टूट रहे हैं और कुल मामलों की संख्या लगभग 1,38,000 का आंकड़ा पार कर चुकी है। तो वहीं मौतों का आंकड़ा भी 4,000 को पार कर गया है। आपको बता दें कि देश में महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां सबसे अधिक केस हैं। महाराष्ट्र में सोमवार सुबह तक करीब 50,000 से भी अधिक केस रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि कुल मौतों की संख्या यहां पर 1,635 है। इनमें से सिर्फ मुंबई की अगर बात करें तो वहां पर 30,000 केस और लगभग 1,000 मौतें हुई हैं। महाराष्ट्र में बीते दिन 3,000 से भी अधिक मामले सामने आए, तो वहीं 50 से भी अधिक लोगों की जान गई थी। और अगर पूरे देश की बात करें तो बीते 24 घंटों में कुल 6,977 नए केस सामने आए, जबकि 154 लोग मौत के घाट उतर गए। देश में नए मामलों का यह सबसे अधिक आंकड़ा है। आपको बता दें कि बीते 4 दिनों से लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो हर दिन पुराने मामलों का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, और
इन रिकॉर्ड जो कोरोना संक्रमित मरीजों के लगातार हर दिन टूट रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं तीसरे और चौथे लॉकडाउन में दी गई छूट है। जी हां, क्योंकि पहले लॉकडाउन के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जो जहां पर है वो वहीं रहे, लेकिन राज्य सरकारों के दबाव हम कह लें या फिर तमाम राज्य सरकारों की, केंद्र सरकार की हम मजबूरी कह लें कि आर्थिक गतिविधियां जो बंद हो चुकी हैं, जिस वजह से पूरे देश को एक बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है, उसके चलते कुछ जगह छूट देनी भी चाहिए थी। जैसे औद्योगिक इकाइयां हो गई, एसेंशियल सर्विसेज हो गई, वहां छूट देते, वहां समझ में भी आता। लेकिन जिस दिन से, अगर हम याद करें, थोड़ा हम पीछे जाते हैं, दिल्ली के एक बस अड्डे पर एक अफवाह उड़ी और उस अफवाह ने करीब 3 से 3.5 हजार प्रवासी श्रमिकों को, मजदूरों को वहां पर लाकर खड़ा कर दिया। और वही दिन था जब मजदूरों के पलायन की वहां से बातें उठी। और आज मजदूरों के साथ में क्या हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, क्या राजनीति हो रही है, कितनी सियासी बयानबाजियां हो रही हैं, वो सबको पता है। लेकिन इस छूट का अब ये नतीजा निकल रहा है कि हम 1.25 लाख के पार पहुंच चुके हैं और 11वां स्थान हमारा पूरे दुनिया में कोरोना संक्रमण के आंकड़ों के मामले में आ चुका है। फिलहाल आपको हम बता दें कि इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश लखनऊ से संवाददाता रागिनी पांडे और गौरव गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, रेजिडेंट एडिटर हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के। गौरव जी, आपके पास आऊंगा, उससे पहले रागिनी आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से कोरोना का ये जो आंकड़े हैं लगभग हर राज्य में अपना पिछले ही दिन का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जो छूट जो दी गई है तीसरे और चौथे लॉकडाउन में, ये सब का सब उसी का नतीजा है? जी उमंग, देखिए जिस तरह भर में कोरोना संक्रमण फैल रहा है, हर रोज नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। और वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों में के मुताबिक पिछले 24 घंटे में जो आंकड़ा उन्होंने जारी किया है वो 6,977 नए मामले हैं और 154 लोगों की मौत हो चुकी है। और देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 1,38,845 हो चुकी है। इनमें से 77,103 सक्रिय मामले हैं और 57,721 लोग ठीक हो चुके हैं। लेकिन अब तक 4,021 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं आज उड़ीसा में 103, राजस्थान में 72 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं यूपी की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। आज देवरिया में 14, गोरखपुर में 6, हरदोई में 5, गाजियाबाद में 5, कासगंज में 2, कानपुर में 1, लखनऊ में 1, हाथरस में 1 संक्रमित मिला है। जिसके बाद यूपी में संक्रमितों की संख्या 6,268 पहुंच गई है। अब तक यूपी में 158 लोग इस बीमारी के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं और 3,406 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। लेकिन जो ये प्रवासी मजदूर वापस आ रहे हैं, उनसे ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा है। जो ये अफवाह फैली थी और जिसके वजह से पूरे मजदूरों की संख्या, जो प्रवासी श्रमिक थे वो अपने घर में वापसी में लौट गए, उनसे ये आंकड़ा बहुत तेजी के साथ बढ़ा है। बिल्कुल रागिनी, आपने सही कहा। और जिस प्रकार से अभी हमने भी कहा था कि जब ये अफवाह उड़ी, वो दिन, वो तारीख सबको याद होगी जब दिल्ली के एक बस अड्डे पर इतनी भारी संख्या में मजदूर और प्रवासी श्रमिक पहुंचे थे सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह पर। और उस दिन से मजदूरों को लेकर जो राजनीति और सियासत शुरू हुई है वो आज भी जारी है। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि उनके इस राजनीति और सियासी बयानबाजियों का असर पड़ेगा कोरोना संक्रमण के ऊपर। क्योंकि जिस प्रकार से आप वापस जाना चाहते हैं, आप छूट चाहते हैं, आप सड़कों पर आना चाहते हैं, कहीं ना कहीं कोरोना वायरस भी अगर कोई एक इंसान होता या वो अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकता तो वो कहता कि ये तो मेरे लिए ही अच्छा है कि आप लोग सड़क पे आ गए, वरना इतने दिनों तक तो आप घर के अंदर बनते। खैर, गौरव जी हमारे साथ लगातार बने हुए। गौरव जी, जिस प्रकार से कोरोना के जो आंकड़े दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अगर 5वां लॉकडाउन लगता है तो उसमें पहले लॉकडाउन जितनी सख्ती करनी बेहद जरूरी हो जाएगी? गौरव जी। उमंग जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भारत की जो सरकार है, मोदी सरकार है, उसने राज्य सरकारों के आगे कैसे नतमस्तक हो गई ऐसे समय में जब हम खराब से खराब स्थिति की ओर बढ़ते जा रहे हैं। WHO, तमाम ऐसे संगठन, तमाम ऐसे जो लोग कोरोना पर नजर रख रहे हैं, वो कह रहे हैं भारत में आखिरकार हो क्या रहा है।
जितनी अच्छी गति हम लोगों ने लॉकडाउन 1, 2, 3 में की, वो सबको खराब करने की स्थिति में हम आ गए हैं। मौजूदा समय में प्रवासी हो, चाहे आपकी दूसरी जो लोग हों, हर आदमी जो है कष्ट में है और कोरोना के नंबर रातों दिन बढ़ते जा रहे हैं। प्रवासियों को आप इस तरह से ला रहे हैं कि आप जो है किसी भी राज्य को आप सुरक्षित नहीं रहने दे रहे हैं। कुछ ही राज्य थे जिनको आप अच्छा कह सकते थे, उन राज्यों की स्थिति भी बद से बदतर होती जा रही है। मौजूदा समय में आपकी जो रियायतें हैं वो लोगों के लिए कष्टकारी हो रही है। उमंग, एक उदाहरण दूंगा, अभी फिर से आरबीआई ने जो है 3 महीने की छूट का ऐलान कर दिया है कि 3 महीने की किस्तें जो है वो अभी लोगों से नहीं ली जाएंगी। मगर इन 3 महीने की किस्तों का अगर चक्रवृद्धि ब्याज जोड़े तो वो 2.5 लाख रुपया ज्यादा पे करेंगे अगर किसी की 30,000 रुपए किस्त है। तो आप ये लगा लीजिए कि आप कष्ट से कष्ट में डाले जा रहे हैं, समाधान खोज नहीं रहे हैं। मौजूदा समय में आप राज्यों के अलग नियम बना रहे हैं, आप हवा में उड़ने वाले लोगों के लिए अलग क्वारंटाइन नियम बना रहे हैं, बस ट्रेन से चलने वालों के लिए अलग बना रहे हैं। तो ये बड़ा सवाल है, आखिरकार आप इस देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? उमंग, बिल्कुल गौरव जी, आपने सही कहा। और जिस प्रकार से अभी कुछ देर पहले हमारी शिवानी और मनीष से भी बात हो रही थी, उनका भी यही कहना था कि ऐसा लग रहा है कि कोई प्लानिंग नहीं है, बस सिर्फ आदेश दे दिए गए उस नौकरशाही के बदौलत। उन्होंने कहा कि हाँ जी, आप फ्लाइट चालू कीजिए, 25 तारीख से चालू कीजिए, और क्या नतीजा निकला ये सबके सामने है। आप ट्रेनें चालू कीजिए, उसका क्या नतीजा निकल रहा है वो सबके सामने है। मजदूरों का, प्रवासी श्रमिकों का एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने का सिलसिला चालू कीजिए, उसका क्या नतीजा निकला ये भी सबके सामने है। और रही बात त्योहारों की, तो त्योहारों पर लोग अच्छे से त्योहार मना सके, सरकार के लिए ऐसा लगता है कि ये ज्यादा जरूरी हो गया है बजाय इस चीज के कि लोग सुरक्षित रहे। शिवानी, माफ कीजिएगा, रागिनी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जिस तरह से लॉकडाउन 4 के बाद छूट दी गई है और हम लगातार देख रहे हैं कि लॉकडाउन 3 में कोरोना पॉजिटिव केसेस बहुत ज्यादा तेजी से बढ़े थे, और अब जबकि लोग बाहर निकल रहे हैं, लोग अपने त्योहार मना रहे हैं, लोग ट्रेनों में सफर कर रहे हैं, लोग बसों में सफर कर रहे हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जो आंकड़ा अभी 1,38,000 तक जा रहा है वो बहुत जल्द 2 लाख 3 लाख भी हो सकता है और उससे कहीं ज्यादा हो सकता है। और जिस तरह से कि एम्स के डॉक्टर ने भी कहा था कि जून और जुलाई के महीने में कोरोना बहुत तेजी से फैलेगा, तो ये हम आंकड़ा जो हम देख रहे हैं ये इस बात को साबित करते हैं कि यह आंकड़ा बहुत तेजी से फैल रहा है और कहीं ना कहीं कम्युनिटी इन्फेक्शन भी फैल रहा है बहुत तेजी से। तो अब लोगों के लिए ये तो आर्थिक संकट लोगों पे आई थी। जिस तरह से सरकार ने भी कहा था कि जो लोग किराए पे रहते हैं वो रेंट नहीं लेंगे, लेकिन किसी ने इस बात पे ध्यान दिया कि क्या ये चीज लागू की गई है या लोगों के साथ हो रही है? कितने लोगों का इंटरव्यू हुआ, कितने लोगों ने ये कहा कि हम वहां रहते थे, हमारे मकान मालिक ने हमें निकाल दिया, वो किराया मांग रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ना कि श्रमिक जो है, प्रवासी श्रमिक है या जो रेंट पे रहते हैं, वो अपने घर की तरफ भागेंगे। सरकार ने लागू तो कर दिया सारे नियम कानून, लेकिन क्या उस नियम कानून को लोग मान रहे हैं? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल रागिनी, आपने सही कहा, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और प्रवासियों को इधर से उधर मूव करने का जो फैसला था वो फैसला तो ले लिया गया। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि सरकारें फैसला ले लेती हैं और इन फैसलों को लेने के पीछे या फिर इन फैसलों की एक रूपरेखा तैयार करने के पीछे वही नौकरशाही होती है, उन्हीं से सलाह मशवरा किया जाता है। तो गौरव जी, आपके पास आना चाहूँगा, क्या आपको लगता है कि जो नौकरशाही है या जो हमारा प्रशासन है वो बिना सोचे समझे फैसले ले रहा है? जी, उनको अगर राज्य सरकार ये आदेश देती है कि साहब आपको 4 बजे तक लॉकडाउन करना है, वो 4 बजे तक लॉकडाउन करा देते हैं। उनको अगर आप ये कह दीजिए कि पूरे दिन लॉकडाउन करना है, वो पूरे दिन लॉकडाउन करा देते हैं। उनकी अपनी समझ, अपनी सूझबूझ कुछ नहीं है। वो राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जो दो चार हजार मामले आ रहे हैं। उत्तराखंड में जहां एक दो मामले बढ़ते थे, अभी परसों का मामला है, महाराष्ट्र से ट्रेन आती है उमंग, और जिसमें कोरोना पॉजिटिव नहीं होते हैं, और रास्ते में 1 या 2 लोग जिनकी शायद चेकिंग नहीं हुई हो या जो भी रहा हो,
बिल्कुल गौरव जी, माफ कीजिएगा आपको बीच में रोक रहा हूं। यहाँ पर एक सवाल और यहाँ पर खड़ा होता है कि जिस प्रकार से दूसरे या फिर तीसरे लॉकडाउन से ही मजदूरों की वापसी के सवाल उठाना शुरू कर दिए थे केंद्र सरकार के ऊपर, और आपने शुरुआत में भी कहा था कि केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं राज्य सरकारों से दबना नहीं चाहिए था, क्योंकि एक तरफ तो राज्य सरकारों के दबाव में प्रवासी मजदूरों को इधर से उधर किया गया और उसके बाद इसी फैसले के तुरंत बाद औद्योगिक इकाइयां शुरू करने की बात कह दी गई। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आप एक तरफ तो अपने यहाँ के स्किल्ड लेबर को उसके गृह राज्य वापस भेजते हैं और औद्योगिक इकाइयां चालू करते हैं, तो आपके यहाँ काम कौन करेगा, ये तो आपको सोचना चाहिए था। और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भी था कि जो जहां पर है वो वहीं रहे, अगर ऐसा होता, ऐसा सभी राज्य सरकारें सोच के समझ के ये फैसला मानती, तो आज अगर औद्योगिक इकाइयां चालू हुई हैं तो वो स्किल्ड लेबर भी वहीं रहती, इकाइयां भी चलती और उनका जो रोजगार जो छिन सा गया था वो भी उनके पास आता और आर्थिक स्थिति हमारी थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी। गौरव जी। आपने बिल्कुल धरातल की बात कही और यही तरीका था कि आप प्रवासियों को रोक भी पाते, उनको थोड़ा संपन्नता या आत्मनिर्भर भी करते। मौजूदा समय में आप सर्वे करा के देख लें, राज्य सरकारें या केंद्र की सरकारें, जो उत्तराखंड आ रहा है उमंग, वो अपने घर आ रहा है और घर में आकर अपने उन लोगों पर आश्रित हो जा रहा है जो खुद बेचारे रोजगार की तलाश में थे। जो उत्तराखंड में फंसे हुए थे, बिहार के, उत्तर प्रदेश के, दूसरे राज्यों के, वो अपने घर जा रहे हैं। आप कैसे उद्योग इकाइयां चलाएंगे? मैं ऐसे कई सारे लोगों को जानता हूं जो हमारे पड़ोस में रुद्रपुर में करीब 300 से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं और यहाँ हर राज्य के बड़े घरानों की फैक्ट्रियां हैं। उनको उमंग अपनी फैक्ट्रियों को खोलने और साफ सफाई के लिए कर्मचारी नहीं मिल रहे हैं। आप जो रिजॉर्ट्स की बात करते हैं, आप जो होटल्स की बात करते हैं, वो तो आपने बंद किए हुए हैं। मौजूदा समय में जिन ट्रेनों से, जिन चीजों से भी आप आवागमन कर रहे हैं, अब जैसे ट्रकों की बात कर लीजिए उमंग, हमारे यहाँ जो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का बॉर्डर लगता है, वहां पर 6-6 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है और आप उन ट्रकों को तो आने दे रहे हैं जिनसे आपातकालीन का सामान आना है, मगर वो जो कच्चा मटेरियल, जो चीजें एनओसीज के साथ आ पाती हैं, वो सारे ट्रक आपने हजारों की हजारों संख्या में खड़े कर दिए हैं। तो मौजूदा स्थिति में आप केंद्र सरकार ने, आप ये समझ लीजिए उमंग में एक गंभीर बात कहूंगा, आपको नरेंद्र मोदी पिछले कई दिन से टीवी स्क्रीन पर आते दिखाई नहीं दे रहे हैं, जबकि वो हमारे प्रधान सेवक हैं। उन्होंने पिछले 3 मतलब लॉकडाउन 1, 2, 3 में लोगों को यह एहसास कराया कि मैं अभिभावक के तौर पर आपके साथ खड़ा हूं। अब आपने जब स्थिति और खराब होती जा रही है, आप राज्य सरकारों के हवाले कर दे रहे हैं। इस समय स्वयं से, क्योंकि नरेंद्र मोदी को लोग भरोसेमंद मानते हैं, उनको सुनते हैं, उनको समझते हैं और वो जो कहते हैं उसका अनुसरण करते हैं। ऐसे समय में उन्हें दूर नहीं होना चाहिए। ऐसे समय में केंद्र को बहुत सारी कमानें अपने हाथ में रखनी चाहिए। आज राज्य सरकारें भी, जहां भाजपा शासित राज्य हैं, वो तो साक्षर जो केंद्र कहता है वो करने को तैयार हैं। जहां पर नहीं है वो ये कहते हैं हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, हमें तमाम चीजों में दिक्कत आ रही है। आप अभी पश्चिम बंगाल का ही उदाहरण देख लीजिए। मांगा गया 1 लाख करोड़, जो तूफान और आपदा के कारण वहां हजारों परिवार खराब हो गए, और दिया जाता है 1000 करोड़। तो ये जो अलग राजनीति चल रही है, इसको अलग करना पड़ेगा। और मौजूदा समय में, क्योंकि सबसे बड़ा संकट जो है हमारे पास जून माह में आना है, और ये रिपोर्ट्स और आंकड़े और लोगों की जो विचार है वो बताते हैं कि हम बहुत बड़ी संख्या में कोरोना नंबर्स जो हैं इकट्ठे करने वाले हैं, और स्थिति कितनी खराब होगी उमंग, आपको और हमें डर लगने लगा है। बहुत सारे मीडिया के संस्थान ऐसे हैं जहां 25-25, 30-30 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। आप कैसे चीजों को सामान्य करेंगे? भाई धीरे धीरे अगर आप लोगों का धैर्य टूटने देंगे तो उनमें संयम करने की स्थिति नहीं आएगी उमंग जी। बिल्कुल गौरव जी, आपने सही कहा। और सबसे बड़ा जो एक लापरवाह सिस्टम की वानगी देखने को मिली है, क्योंकि योजनाएं अगर बनती है तो इसी सिस्टम को सरकारों को बताना भी चाहिए, सरकारों के प्रतिनिधि को बताना चाहिए कि अगर आप इस तरह का कोई फैसला लेंगे तो इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। क्योंकि सिस्टम बताने वाला भी अगर होता है तो इस तरीके की दिक्कतें नहीं आती। फिर भले ही वो फ्लाइट्स की दिक्कत हो, ट्रेनों की दिक्कत हो, या फिर श्रमिकों की आवाजाही की दिक्कत हो, और इन सभी दिक्कतों से एक बहुत बड़ी दिक्कत बनी वो बड़ा कोरोना संक्रमण। फिलहाल आप हमारे साथ में जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी इस समय बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद रुक करेंगे एक और नई चर्चा की तरफ।